हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाथ सीकर्स। तो आज हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थ्योरम नंबर 9 to 12 डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि थ्योरम नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो, थ्योरम नंबर 9 सेज the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at any point on the circle आउटसाइड द आर्क। देखो, थ्योरम का जो मतलब है वो मैं डायग्राम की हेल्प से ही समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो विद सेंटर O, और यहाँ पे मैं दो पॉइंट कंसीडर करके एक एंगल बना देता हूँ सेंटर पे, राइट। अब ये जो एंगल है सेंटर पे, ये आर्क PQ ने बनाया है, राइट। देखो, ये आर्क है PQ और इस PQ ने सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया है, करेक्ट। अब देखो, ये जो आर्क है PQ, इस आर्क के रीजन के अलावा जो भी सरकमफ्रेंस बाकी बची है, इस पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने A। अब P और Q से अगर मैं A तक ऐसे ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, राइट। तो अब ये थ्योरम नंबर 9 क्या कह रही है कि ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो इस एंगल का डबल होगा। तो मान लो कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। कंडीशन क्या है कि दोनों सबटेंड कर रहे हैं सेम आर्क पे। आर्क देखो सेम है PQ, एंड पॉइंट दोनों के क्या है, सेम है PQ। बस फर्क इतना है कि ये एंगल सेंटर पे है और ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मीन जो आर्क है उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ सर्कमफ्रेंस है उस पे कोई पॉइंट होगा। तो अब देखो, यहाँ पे रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। देखो, आउटसाइड द आर्क मीन इस आर्क के अलावा कहीं भी पॉइंट लिया, वो मैंने पॉइंट ए माना। तो ये जो आर्क है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो डबल होगा इस दूसरे एंगल का, या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि ये जो एंगल है वो हाफ होगा, जो सेंटर में एंगल है उसका हाफ होगा, करेक्ट। एक ही बात है। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, गिवन में आप क्या लिखोगे, आर्क PQ ऑफ सर्कल सबटेंड एंगल POQ एट सेंटर। देखो, POQ सेंटर पे एंगल बन रहा है, राइट। एंड PAQ एट पॉइंट ए, जो PAQ बन रहा है वो A पॉइंट पे बन रहा है, राइट। और वो जो A पॉइंट है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मीन किसकी बात हो रही है, आर्क के अलावा। आर्क के अंदर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, वो आर्क के बाहर होना चाहिए। अब देखो, प्रूफ क्या करवाना है कि ये जो सेंटर वाला एंगल है वो इस एंगल के डबल है। तो यानी कि POQ इज ट्वाइस ऑफ PAQ, करेक्ट। तो यहाँ पे वो लिख दो कि टू प्रूफ POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PAQ। अब देखो, ये प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे A से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि O से पास करेगी और सर्कल को यहाँ पे कट करेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको मैंने नाम दे दिया B। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे प्रूफ में, पहले ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट B। देखो, AO को ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट B तक। अब देखो, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है OAP, यहाँ OAP में OA और OP दोनों बराबर हैं। ये OP और ये OA दोनों ही रेडियस हैं एक ही सर्कल के, करेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख दो कि इन ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल टू OP, और इसका रीजन क्या लिख दोगे, रेड ऑफ द सेम सर्कल या फिर बोथ रेडियस। तो अब देखो, यहाँ पे दो साइड इस ट्राइंगल की इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, या फिर मैं बोल दूं कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दो एंगल मार्क किए, हम इनको नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। देखो, तो 1 और 2 दोनों ही बराबर होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन करो कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो और मुझे इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, लेट्स से मैं इसको x बोलता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इन दो एंगल्स के सम के बराबर, राइट। तो यानी कि अगर मैं इन एंगल्स को 1 और 2 कंसीडर करूं तो जो x है वो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी हम इस ट्रायंगल पे यूज करेंगे। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOP, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल BOP। तो ये जो एंगल होगा BOP, ये इक्वल होगा सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, राइट। एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 2 है। जो इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी जो बच गए, देखो यहाँ पे भी तो वही किया था ना, जो इसके साथ वाला था उसको छोड़ के बाकी जो दो बच गए उनका सम था। तो यहाँ पे भी ये जो एंगल आएगा एक्सटीरियर एंगल BOP, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो आप यहाँ पे लिख दो कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और साथ में इसका रीजन भी लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
अब देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ और एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल 2 की जगह यहाँ पे एंगल 1 फिल कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास आ जाएगा कि एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ तक अगर समझ में आया तो सेम अप्रोच हम दूसरे ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल है ए ओ क्यू। अब यहाँ पे भी देखो ए ओ और ये दोनों इक्वल है, राइट, तो ये दो बेस एंगल्स होंगे, ये भी इक्वल होंगे। लेट्स से हम इसको 3 और 4 नेम दे देते हैं। तो जैसे सेम अप्रोच मैंने यहाँ पे यूज़ की थी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो मैं ये जो बी ओ क्यू है इसको 3+4 लिख सकता हूँ, और 3 और 4 दोनों इक्वल हैं तो दोनों को 3 3 या 4 4 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 3 ही लिखूंगा क्योंकि 3 जो है वो इस एंगल का पार्ट है, राइट। समझ में आया कि पहले भी मैंने 1 ही क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो 1 है वो इस कंप्लीट एंगल का पार्ट है और हमें वो एंगल चाहिए प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए मैंने 1 की फॉर्म में लिखा। तो अब यहाँ पे मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगा, 3 की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये जो एंगल है बी ओ क्यू ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, जैसे यहाँ पे आया था 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो आप पूरे स्टेप शो नहीं करोगे, डायरेक्टली लिखोगे कि जैसे हमने ये सॉल्व किया। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल ए ओ क्यू वी गेट एंगल बी ओ क्यू जो कि एक्सटीरियर एंगल है किसके बराबर, 2 एंगल 3 के बराबर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो एक एंगल है बी ओ पी और दूसरा है बी ओ क्यू। देखो बी ओ पी ये वाला एंगल है और बी ओ क्यू ये वाला एंगल है, दोनों को अगर ऐड किया तो ये कंप्लीट सेंट्रल एंगल बन जाएगा, राइट। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करवा देता हूँ। देखो क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन है, और राइट हैंड साइड में 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 लिखा। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ एंगल 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली सेंटर एंगल की फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा, देखो पी ओ क्यू लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि ये दोनों ऐड होके सेंटर एंगल ही बना रहे हैं पी ओ क्यू, और इस साइड मैंने 2 कॉमन लिया और अंदर क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ये क्या है, एंगल 1 इतना है, एंगल 3 ये है, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ये बन गया पी ए क्यू। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल 1 ये है और ये है एंगल 3, और दोनों को अगर ऐड किया तो ये बन गया एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ए क्यू लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आएगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। और देखो यही तो हमें प्रूव करवाना था कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल है इस एंगल पे जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, करेक्ट। तो वो हमने प्रूव करवा दिया, तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव। अब देखो ये तो एक केस था जब पी क्यू क्या है, माइनर आर्क थी। देखो यहाँ पे पी क्यू माइनर आर्क है यानी कि 180 से छोटी थी, इसलिए हमने ऐसे किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पी क्यू एक मेजर आर्क हो, पी क्यू अगर मेजर आर्क हुई तो उसका एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। उसके लिए भी थ्योरम तो सेम ही रहेगी लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखो सेकंड केस समझते हैं जब पी क्यू क्या है, एक मेजर आर्क है। तो उसके लिए पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर ओ, और यहाँ पे सर्कल पे मैं पी क्यू पॉइंट लेके मैं एक ऐसा एंगल बना देता हूँ। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही समझेंगे कि जो एंगल की बात हो रही है वो ये एंगल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम ये एंगल को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एंगल है ये तो इस छोटी आर्क से सबटेंड किया जा रहा है, यानी कि माइनर आर्क से सबटेंड हो रहा है। लेकिन इस बार हम माइनर आर्क पे फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं मेजर आर्क पे। देखो ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया आर्क, ये मेजर आर्क है, और अगर हम ये आर्क कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा सेंटर एंगल ये हो जाएगा, करेक्ट। तो अब देखो ये जो पूरा हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ये तो मेरी मेजर आर्क है, तो जो बचा हुआ पार्ट क्या है वो तो सिर्फ ये ग्रीन वाला पोर्शन है। तो अब जो पॉइंट मैं लूंगा वो इस रिमेनिंग पार्ट में ही लूंगा। आपको पता है कि आउटसाइड द आर्क लेना था हमें, राइट, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा पी और क्यू से, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, राइट। और हमें यही प्रूव करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इस एंगल का डबल है। तो देखो थ्योरम तो सेम रहेगी और अप्रोच भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो आर्क है वो मेजर आर्क है। तो गिवन और टू प्रूफ तो सेम रहेगा, तो आप सीधा प्रूफ से शुरू करो। यहाँ पे लिखो ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट बी। तो देखो ए से ओ तक ज्वाइन करो और उसको एक्सटेंड कर दो, और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट करे उसको हमने पॉइंट बी मार्क कर दिया। अब देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल ए ओ पी या ओ ए पी, इसमें ओ ए और ओ पी दोनों इक्वल है, दोनों ही रेडियस हैं एक ही सर्कल के। तो आप यहाँ पे लिख दो कि इन ट्राइंगल ए ओ पी ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, और रीजन लिख दो साथ में यहाँ पे रेडियस ऑफ सेम सर्कल या फिर बोथ रेडियस। तो अब देखो अगर ये दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे और इनके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। और इन बेस एंगल्स को यहाँ पे हम 1 और 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन लिख दो साथ में कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये इक्वल साइड है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 1 और 2 इक्वल है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 और 2 बराबर है। अब फिर देखो वही करेंगे जो हमने माइनर आर्क के लिए किया था, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये एंगल है बी ओ पी।
तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 2 और एंगल 1। तो एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देन एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। रीजन लिख दो साथ में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1, और दोनों ही एंगल ऐड होकर मेरे पास आ जाएगा कि BOP इज इक्वल टू 2 एंगल 1। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। और ऐसे ही अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है AOQ या ट्रायंगल OAQ, इसमें भी ये OQ और OA दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल इसके भी इक्वल होंगे। लेट्स से मैं इसको 3 और 4 मार्क कर देता हूँ। तो सेम जैसे हमने इस ट्रायंगल के लिए लिखा, वैसे ही हम इस ट्रायंगल के लिए भी ये एक्सटीरियर एंगल ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ये जो एंगल है BOQ, ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे कि सिमिलरली फॉर ट्रायंगल AOQ वी गेट एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में BOP और BOQ है। देखो BOP ये वाला एंगल और BOQ ये वाला एंगल। तो ये देखो ये वाला कंप्लीट एंगल हो गया जो कि सेंटर एंगल ही था, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ जाएगा कि एंगल BOP प्लस BOQ इज इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। अब देखो ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे ये तो सेंटर एंगल बनाएंगे, लेकिन वो सेंटर एंगल ये है। लेकिन ये जो सेंटर एंगल है इसको मैं POQ थोड़ी ना लिख सकता हूँ, क्योंकि POQ तो वो ये कंसिडर करेगा, राइट। और वैसे भी ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो अगर ये 180 डिग्री से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है किसका, POQ का। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, उस 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल आएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, रिफ्लेक्स ऑफ POQ इंस्टेड ऑफ POQ। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ये तो हो गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, और दूसरी साइड हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि रिफ्लेक्स एंगल POQ को आप लिख सकते हो 360 माइनस ये वाला एंगल, क्योंकि हमारा एंगल ये है, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 360 में से ये एंगल जो एंगल POQ है, एक्यूट एंगल जो है, इसको माइनस कर दूंगा किससे, 360 से। तो इसको तो मैं लिख दूंगा 360 डिग्री माइनस एंगल POQ। और दूसरी तरफ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, यहाँ तक एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल जो कि क्या है, एंगल PAQ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइनली कि ये बन गया 360 माइनस एंगल POQ, और इस तरफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया PAQ, साथ में इसके 2 था, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ है। तो देखो ना ये प्रूफ हो ही गया कि 360 माइनस POQ जो कि ये है सेंटर एंगल, राइट। ये किसका ट्वाइस है, ये ट्वाइस है इसका PAQ का। तो यही तो हमें प्रूफ करवाना था, राइट। ये प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम नंबर 9 कंप्लीट हो गई है। लेकिन इस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और भी हैं, तो थ्योरम नंबर 10 करने से पहले हम वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अब देखो अभी जो हमने थ्योरम नंबर 9 डिस्कस की, जिसको हम सेंट्रल एंगल थ्योरम या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं, ये उसी का ही एक फिक्स्ड रिजल्ट है और इसको हम बोलते हैं कोरोलरी। तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो देखो इसको समझते हैं, क्या दिया है हमें, द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। तो देखो वही थ्योरम है, लेकिन इस बार एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो डायमीटर पे हो रहा है, ना कि माइनर आर्क और मेजर आर्क पे हो रहा है। तो उसपे जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करवाना है। तो पहले इसको नॉर्मली समझते हैं। देखो एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया और इस डायमीटर को मैंने PQ नाम दे दिया। अब देखो अगर मैं PQ को आर्क मानूं, तो चाहे मैं ये वाली आर्क कंसिडर करूं, चाहे मैं ऊपर वाली आर्क कंसिडर करूं, ये सेमी सर्कल ही है। तो इसका जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल 180 डिग्री का ही एंगल सबटेंड करते हैं, ये हमें पता है। तो यानी कि अब इस PQ आर्क ने 180 डिग्री एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, करेक्ट। तो अब अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट लूं, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट बना के एक एंगल बनाता हूँ, तो ये जो एंगल होगा वो सेंटर में बने हुए एंगल का हाफ होगा। तो अगर ये 180 है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, करेक्ट। देखो 90 का डबल ये 180 है। तो ये वही है जो अभी हमने थ्योरम नंबर 9 में प्रूफ किया। तो देखो ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए वैलिड नहीं है, कितने भी पॉइंट्स आप लो, यहाँ पे देखो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स लोगे, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री ही होंगे। तो ये थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट द सर्कमफ्रेंस इज राइट एंगल, या फिर आप यही वाला स्टेटमेंट याद रख सकते हो और डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं ना। ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि ये सारे एंगल 90 डिग्रीज के होंगे, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो यहाँ पे यही फिगर कंसिडर करता हूँ, तो गिवन में आप लिख दो कि PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग एंगल PAQ एट अ पॉइंट A ऑन द सर्कल। देखो PQ डायमीटर है जो कि एंगल PAQ सबटेंड कर रहा है किसी भी पॉइंट पे जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, पॉइंट A है।
बस यही गिवन है और हमें ये प्रूफ करवाना है कि ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो आप टू प्रूफ में क्या लिखोगे कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब प्रूव में देखो क्या आएगा कि हेयर आर्क पी क्यू सबटेंड्स पीओ क्यू एट द सेंटर। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पी क्यू आर्क है वो सेंटर पे पीओ क्यू एंगल बना रही है, ये है पीओ क्यू एंगल, करेक्ट। तो यहाँ पे पीओ क्यू क्या है, 180 डिग्रीज है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। और अब हमें थ्योरम नंबर 9 पता है, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट आउटसाइड द आर्क। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाएगी वो डबल होगा, किसका डबल होगा, उस एंगल का जो कि वो रिमेनिंग पोर्शन पे बनाएगी, जो कि यहाँ पे ये है, राइट। तो इस थ्योरम को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस एंगल का अगर मैं डबल करूँ वो इसके बराबर है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, और एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 180 डिग्रीज। तो इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। एंगल पी ए क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 180/2, और एंगल पी ए क्यू फर्दर आ जाएगा 90 डिग्रीज। तो एंगल पी ए क्यू देखो 90 डिग्रीज आ गया, ये 180 डिग्रीज है, और यही हमें प्रूफ करवाना था कि डायमीटर जो एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री है। तो ये प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो थ्योरम नंबर 9 का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब थ्योरम नंबर 9 से डिड्यूस हुआ एक और रिजल्ट है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है थ्योरम नंबर 9 से ही जो डिड्यूस हुआ है वो ये है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाएगा, आपको थ्योरम की तरह भी पूछ लिया जा सकता है, और कई क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ विद सेंटर ओ। अब यहाँ पे मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। अब ध्यान से समझो, इस कोड ने क्या किया, इस सर्कल को दो रीजन में बांट दिया। एक तो ये रीजन है, राइट, जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो इसके ऊपर वाला रीजन बच गया, ये सारा क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। तो ये दो सेगमेंट्स हैं, और वो क्या बोल रहा है कि अगर एंगल सेम सेगमेंट पे हो तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये समझते हैं। देखो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये पी और क्यू को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, राइट, ये वाला एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये इस कोरोलरी को प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। अब देखो उसने बोला है कि एंगल्स होने चाहिए सेम सेगमेंट पे, तो मैं मेजर सेगमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ। कहीं पे भी इस मेजर सेगमेंट की जो आर्क है इस पे मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, और पी क्यू के एंड से ज्वाइन करके यहाँ पे मैं एंगल्स बना लूंगा। और देखो ये दो जो एंगल हैं, यही हमें प्रूव करवाने कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है, यहाँ पे मेजर सेगमेंट पे है, और कोड की सेम साइड पे है, राइट। ये हमें प्रूव करवाने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले गिवन लिख देते हैं। देखो गिवन क्या है हमें कि पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द सर्कल सबटेंड्स एंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू एट पॉइंट ए एंड बी। जो पी और क्यू सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं, ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी, और वो एंगल्स हैं एंगल पी ए क्यू और दूसरा है एंगल पी बी क्यू। अब प्रूफ देखो क्या करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो देखो टू प्रूफ में लिख दो कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, करेक्ट। अब देखो प्रूव में क्या आएगा, देखो प्रूव में देखो पहले लिखा है कि हेयर जो पी क्यू है वो सबटेंड कर रहा है एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो पी क्यू आर्क है, ये इसका सेंटर एंगल क्या है, यही है सेंटर एंगल, एंगल पी ओ क्यू, करेक्ट। और हमने थ्योरम 9 में यही पढ़ा है कि अगर कोई आर्क एंगल सबटेंड कर रही है तो जो सेंटर एंगल होता है वो डबल होता है किस एंगल से, जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर बन रहे होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे पहले थ्योरम 9 मेंशन करेंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन अ सर्कल आउटसाइड द आर्क। देखो ये दोनों पॉइंट्स जो है ए और बी, ये इस आर्क के बाहर ही है, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इनका डबल क्या होगा, ये जो सेंटर में हमें एंगल दिया है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये 30 हुआ तो ये क्या होगा, 60 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम दिस एंगल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, करेक्ट। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो 2 टाइम्स पी ए क्यू है। पी ओ क्यू सेंट्रल एंगल है, और पी ए क्यू यहाँ पे जो ए पे एंगल बन रहा है वो है। और ऐसे ही आप एंगल पी बी क्यू के लिए भी लिख सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू। अब मान लो कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। और अगर आप देखो कि ये दोनों ही तो पी ओ क्यू हैं, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी बी क्यू। राइट हैंड साइड्स को दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, और ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। तो देखो यही तो हमें प्रूव करवाना था कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, राइट। ये देखो करेक्ट। तो ये प्रूव हो गया है, तो यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमने थ्योरम नंबर 9 और उसके सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कवर कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि थ्योरम नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो थ्योरम नंबर 10 says if a line segment AB joining 2 points A and B subtends equal angles at 2 points C and D that lie on the same side of AB, then 4 points lie on a circle.
तो देखो क्या बोला है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस ए बी सेगमेंट की सेम साइड यानी कि या तो इस साइड या तो इस साइड मैंने दो पॉइंट्स लेके दो एंगल बना दिए, मान लो कि ये सी पॉइंट है ये डी पॉइंट है, तो एक एंगल ऐसे बनेगा एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल ऐसे बनेगा एंगल ए सी डी। तो ये बोल रहा है कि ये जो चार पॉइंट्स बने हैं ए बी सी डी, ये चारों एक ही सर्कल से पास होने चाहिए, ऐसे सर्कल इसमें से पास हो जाए, यानी कि ये पॉइंट्स क्या हो, कॉन्साइक्लिक हो, ये हमें प्रूव करवाना है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करवाएंगे। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ विद द सेंटर ओ, और मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और इसको नाम दे देते हैं ए बी। और अब देखो हमें बोला गया है कि जो बाकी दो पॉइंट है सी और डी वो ए बी की सेम साइड में होने चाहिए, राइट। तो ए बी की सेम साइड मैं इस साइड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं सी डी पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक मैं सर्कल के ऊपर लेता हूँ और एक मैं सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर भी ले सकते हो आप। देखो ना, आपको प्रूव करवाना है कि चारों पॉइंट्स ए बी सी डी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो आप पहले ही चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं ले सकते हो, किसी एक पॉइंट को आपको सर्कल से थोड़ा ऑफ लेना पड़ेगा, या तो आप सर्कल के बाहर ले लो या तो आप सर्कल के अंदर ले लो, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो ए बी इन दो पॉइंट्स के साथ एंगल्स बना रहा है, एक तो ये एंगल है राइट, और दूसरा ये डी पे बना रहा है ये दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें ऑलरेडी दिया है। मतलब ये वही थ्योरम 9 का रिजल्ट होगा कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सर्कल के ऊपर होना चाहिए। वो कह रहा है कि ये जो डी पॉइंट है ये भी सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे होता या यहाँ पे होता। तो वो हमें प्रूव करवाना है कि ये सर्कल के ऊपर ही है, यानी कि चारों पॉइंट्स क्या है, कंसाइक्लिक है। तो अब देखो क्या करोगे, आप पहले गिवन लिख दो कि गिवन क्या है हमें, कि ए बी जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट सी एंड डी, और ये जो इक्वल एंगल्स है वो क्या है, ए सी बी एंड ए डी बी। तो देखो यहाँ पे दोनों को इक्वल लिखा है, करेक्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है। तो यहाँ टू प्रूफ में लिख दो कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक। तो अब देखो प्रूफ लिखने से पहले यहाँ पे देखो, ये जो ए बी सेगमेंट की ये जो दो लाइंस जा रही हैं ये सर्कल को यहाँ पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो। लेट्स से मैं यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मार्क कर देता हूँ डी डैश। मैंने डी डैश मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे इसका नाम डी है, तो इसको डी डैश मार्क कर दिया कि ये दोनों सेम ही प्रूफ करवाने हैं मेरे को। आप इसको ई पी क्यू जो भी आपको लेना है ले सकते। तो अब देखो प्रूफ में पहले आप ये चीज मेंशन करोगे कि लेट द सर्कल इंटरसेक्ट ए डी एट डी डैश। देखो सर्कल ने इस ए डी लाइन को डी डैश पे इंटरसेक्ट किया है, करेक्ट। तो अब देखो ए बी हमारा मेजर लाइन सेगमेंट था, इस डी डैश के साथ ए वाला एंड तो कनेक्ट है लेकिन बी वाला कनेक्ट नहीं है, तो आप बी से भी डी डैश तक एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। अब देखो हमें पता है कि एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने अभी प्रूव करवाया। तो यहाँ पे वो लिख दो कि वी नो दैट एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो वही अगर चीज यहाँ पे देखी जाए तो ए बी सेगमेंट के ऊपर ये एंगल जैसे बन रहा है वैसे यहाँ पे ये एंगल भी बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। देखो ए सी बी ये एंगल है और ए डी डैश बी ये एंगल है, राइट। बट अब देखो हमें तो ये गिवन है कि जो ए सी बी है वो ए डी बी के इक्वल है, राइट। तो वो यहाँ पे लिखो कि बट ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी है, ये तो हमें गिवन है। लेट्स से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। और अब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को आप कंपेयर करो, यहाँ दोनों ए सी बी हैं, राइट, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो अब देखो क्या प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल है एंगल ए डी डैश बी ये इक्वल टू दिस एंगल है एंगल ए डी बी, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि डी डैश डी बी, राइट। पर अब अगर आप ये वाला ट्रायंगल जो छोटा ट्रायंगल है इसको कंसिडर करो, तो ये जो एंगल है ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, राइट। और इसके दो इंटीरियर एंगल होंगे, एक ये और दूसरा ये वाला, राइट। तो इसको यूज करके हम देखो ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल बी डी डैश डी जो एंगल बी डी डी डैश है, बी डी डी डैश कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, राइट, प्लस एंगल डी बी डी डैश है, डी बी डी डैश कौन सा एंगल, ये एंगल जो कि दोनों इंटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा जो कि क्या है एंगल ए डी डैश बी। और ये हमने क्या यूज़ किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। अब देखो ये जो एंगल है बी डी डी डैश ये यही एंगल है एंगल ए डी बी। ध्यान से देखो बी डी डी डैश ये वाला एंगल है, तो ये डी डैश है, अगर इसको एक्सटेंड करो ए तक कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ए डी बी, राइट। तो ये ए डी बी ही है, तो इसको मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, बी डी डी डैश की जगह मैं ए डी बी फिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। लेकिन अभी हमने प्रूफ करवाया कि ए डी डैश बी जो है वो ए डी बी के बराबर है। तो देखो ए डी डैश बी ए और ए डी बी ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर मैं इनको इधर उधर लेके जाऊंगा कंबाइन करूंगा तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो एंगल बच गया एंगल डी बी डी डैश ये आ जाएगा जीरो डायरेक्ट। तो अब आप समझो कि ये जो एंगल है डी बी डी डैश ये अगर जीरो हो गया यानी कि ये एंगल है, राइट, ये अगर जीरो हो गया तो ये लाइन तो इसके ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएंगी। तो ये एंगल जीरो होते ही ये जो डी है ये यहाँ आ जाएगा और ये क्या होगा, इसके ऊपर आके कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये जीरो ट्रायंगल का कोई एंगल हो नहीं सकता
तो अगर ये एंगल 0 है तो इसका मतलब डी और डी डैश दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे या फिर बोलें कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो दिस मीन्स दैट डी डैश एंड डी कोइंसाइड। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि डी हमने बाहर माना था, राइट, वो तो गलत हो गया, या फिर मैंने अंदर माना होता तो वो भी गलत होता, राइट। तो क्या लिखोगे आप, डज आर अजम्पशन वाज रॉन्ग या फिर आर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर पॉइंट डी आल्सो लाइज ऑन द सर्कल। पॉइंट डी जो है वो भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो आप लिख दो देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। तो ये प्रूव हो गया, राइट। तो यहाँ आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो थ्योरम नंबर 11 सेज द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। तो देखो क्या बोला है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे दो, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर होते हैं जिनको जोड़ के कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यही बोला है ना यहाँ पे कि सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करें, करेक्ट। तो अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करो यहाँ पे विद द सेंटर ओ। चार पॉइंट्स ले लो कहीं पे भी सर्कल के ऊपर। लेट्स से मैंने यहाँ पे ए बी सी डी चार पॉइंट्स मार्क किए हैं। इनको ज्वाइन करके एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म कर लो, ए बी सी एंड डी। तो गिवन में क्या लिखोगे कि गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स ले लो। यहाँ पे मैं ए और सी कंसिडर कर रहा हूँ, आप बी और डी भी कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से एक एंगल मैं ये मार्क कर रहा हूँ और दूसरा एंगल ये है। तो हम यहाँ पे प्रूव करवाएंगे कि एंगल ए प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि ए और सी आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो लिख दो यहाँ पे कि टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो प्रूव में क्या करना है, पहले प्रूव में लिखो ज्वाइन ओ डी एंड ओ बी। देखो ओ से डी और ओ से बी तक ऐसे ज्वाइन कर दो आप। तो अब देखो जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया, आप देखोगे कि ये जो आर्क बन रही है इसका सेंटर एंगल ये है, राइट। तो ये जो सेंटर एंगल है ये डबल होगा किसके, उस एंगल के जो कि सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बना है इन्हीं दो एंड पॉइंट से। देखो बीडी के एंड पॉइंट से उठा के ये एंगल बना है। तो ये जो सेंटर एंगल है ये इसका डबल है, करेक्ट। ये हमने थ्योरम नंबर 9 में कवर किया था। तो वो यहाँ पे आप लिख दो पहले थ्योरम नंबर 9 कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो देखो यहाँ पे जो आर्क थी हमारी वो है आर्क बी डी, और बी डी के बाहर जो पॉइंट हमने लिया है वो है सी। तो यहाँ पे जो सेंटर एंगल बन रहा है ये डबल होगा इस एंगल के, करेक्ट। तो इस थ्योरम को यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। देखो ट्वाइस इसका ये जो सी एंगल है ये किसके बराबर होगा, एंगल डी ओ बी के, डी ओ बी जो कि सेंटर एंगल है, राइट। अब देखो ये तो हमने किया बी डी जब माइनर आर्क थी। अगर मैं बी डी मेजर आर्क कंसिडर कर लूँ तो अब इसका सेंटर एंगल ये होगा, राइट। और ये जो सेंटर एंगल है ये इसका डबल होगा। और ये अब जो सेंटर एंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डी ओ बी, ये डी ओ बी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ये रिफ्लेक्स है डी ओ बी का। डी ओ बी तो ये एंगल है, राइट। डी ओ बी का रिफ्लेक्स है ये एंगल। ये हमने 9th थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जैसे मैंने ये लिखा कि टू एंगल सी इज इक्वल टू डी ओ बी, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि टू एंगल ए इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ डी ओ बी। देखो टू एंगल ए ये वाला, इसका डबल करूंगा तो सेंट्रल एंगल आएगा, और इसका सेंट्रल एंगल ये है जो कि डी ओ बी का रिफ्लेक्स है। तो अब देखो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें और इन दोनों को अगर ऐड करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट टू एंगल ए प्लस टू एंगल सी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ डी ओ बी प्लस डी ओ बी। देखो लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड करवाया। मैंने टू एंगल ए पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल ए पहले लिखा हुआ था। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टू एंगल सी भी पहले लिख देते। इन दोनों को ऐड करवाया और दूसरी तरफ इन एंगल्स को ऐड करवाया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, करेक्ट। अब देखो यहाँ से तो मैं टू कॉमन ले लूंगा तो टू इंटू एंगल ए प्लस सी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, डी ओ बी और डी ओ बी का रिफ्लेक्स। तो अगर कोई एंगल है और उसका रिफ्लेक्स भी कंसिडर कर लिया तो ये तो कंप्लीट एंगल बन गया। देखो ये तो पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज का। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पूरे की जगह 360 डिग्रीज। तो आपके पास क्या आएगा, टू इंटू एंगल ए प्लस सी, इस साइड कॉमन लिया टू और दूसरी तरफ हमने इसकी जगह रख दिया 360 डिग्रीज। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करवा दूं या फिर मैं ये जो 2 मल्टीप्लाई मैं उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360/2 आ जाएगा। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देखो यही हमें प्रूव करवाना था कि एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए ये और इसके ओपोजिट एंगल सी। तो ओपोजिट एंगल्स का सम आ गया 180 डिग्रीज। तो ये प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम नंबर 11 कंप्लीट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम 12 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो थ्योरम नंबर 12 says if two opposite angles of a quadrilateral add up to 180 degrees then the vertices of the quadrilateral lie on the circle, that is they are
कॉन्साइक्लिक। तो देखो यहाँ पे अब हमें कन्वर्स प्रूफ करवाना है थ्योरम नंबर 11 का। थ्योरम नंबर 11 में हमें दिया था कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब कि सारे पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे हमें दिया है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो पॉइंट सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, यानी कि वो क्वाड्रिलेटर कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। तो देखो इसको भी हम बिल्कुल वैसे प्रूफ करवाएंगे जैसे थ्योरम नंबर 10 में हमने लिया था। एक पॉइंट हम कोई भी सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर ले लेंगे थोड़ा हट के, और उसको फिर हम प्रूव करवाएंगे कि वो सर्कल के ऊपर ही लाई करता है। तो चलो डायग्राम से समझते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे विद सेंटर ओ। अब कोऑर्डिनेटर के 4 वर्टिसेस होते हैं, चारों के चारों सर्कल के ऊपर नहीं लेनी, कोई 3 सर्कल के ऊपर ले लो और एक बाहर ले लो। तो देखो यहाँ पे ए बी और डी सर्कल के ऊपर है और सी मैंने सर्कल के बाहर ले लिया, तो इनको ज्वाइन करके एक ऐसे कोऑर्डिनेटर बना देंगे ए बी सी डी। अब जो पॉइंट्स हमने बाहर लिया है वो और उसके ऑपोजिट वाला एंगल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोऑर्डिनेटर लिखना है, साइक्लिक हमें प्रूव करवाना है, राइट। और इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो जो मैंने मार्क की है सिर्फ वही 180 डिग्री नहीं है, जो ये दो बच गए हैं ये भी 180 डिग्री है, सम इनका भी 180 डिग्री ही है। तो वो दोनों ही पेयर आप लिखोगे कि एंगल BAD प्लस BCD, BAD ये एंगल हो गया और BCD ये एंगल हो गया, राइट। और दूसरा एंगल ABC एंड ADC, देखो एंगल ABC ये और एंगल ADC ये, इन दोनों को भी ऐड करके 180 डिग्री का ही सम आएगा। तो अब प्रूफ क्या करना है कि ABCD चारों के चारों एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि कॉन्साइक्लिक हैं, या फिर मैं बोल दूं कि ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये हमें प्रूफ करवाना है। तो अब देखो प्रूफ लिखने से पहले आप यहाँ पे देखो ये जो C बाहर एंगल बना है, इसके जो आर्म्स हैं वो सर्कल को कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, मैं ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया C डैश। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने C डैश क्यों दिया, क्योंकि जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो C है, तो मैंने इसको C डैश नाम दे दिया। तो यही आप प्रूफ में पहले लिखोगे कि लेट द सर्कल इंटरसेक्ट CD एट C डैश। देखो सर्कल ने CD को इंटरसेक्ट किया एट C डैश। तो अब अगर आप देखो कि A B C डैश और D ये चारों तो सर्कल के ऊपर हैं, तो मैं इसका तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना सकता हूँ। तो मैं B को ज्वाइन कर देता हूँ C डैश से, देखो ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो अब A B C डैश D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो वही यहाँ पे आप लिख दो, देन ABC'D इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और अब देखो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। ये थ्योरम नंबर 11 में हमने अभी किया। तो वो आप यहाँ पे लिख दो कि वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप लिख सकते हो द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्रीज। तो अब अगर हम इस थ्योरम को यूज करें तो ये जो एंगल है एंगल BAD ये सप्लीमेंट्री होगा इस एंगल के साथ, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो कि देन एंगल BAD प्लस एंगल BC'D इज 180 डिग्री। देखो BC'D ये वाला एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम क्या लिख दिया मैंने, 180 डिग्रीज। लेकिन हमें तो गिवन है कि ये और ये एंगल भी आपस में सप्लीमेंट्री है, देखो इनिशियली मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो बट एंगल BAD प्लस BCD इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। तो अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करूँ, तो आप इसको देखो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड तो दोनों इक्वल है 180 180, और यहाँ पे BAD BAD भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल BC'D इज इक्वल टू एंगल BCD। और अब आप देखो कि एंगल BC'D तो ये एंगल है और BCD ये एंगल है, और फिर से देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल तो जीरो होने वाला है फिर से, जैसे हमने थ्योरम नंबर 9 में किया था। तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये पॉसिबल तभी है जब C डैश और C कोइंसाइड करेंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। अगर ये ऐसा ट्रायंगल है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी हमेशा, तो ये इक्वल नहीं होते, राइट। BC'D बड़ा होता क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और ये हमने थ्योरम नंबर 10 में डिस्कस किया था, राइट। तो आपको वो स्टेप शो करने हैं तो आपकी चॉइस है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि दिस मीन्स दैट C डैश एंड C आर सेम पॉइंट्स, कि इसका मतलब ये है कि C डैश और C दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं, या फिर वो दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, तो हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, और हमने क्या अज्यूम किया था कि पॉइंट C जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो सो पॉइंट C लाइज ऑन सर्कल। और अगर पॉइंट C भी सर्कल के ऊपर ही लाई करता है तो यानी कि सारे के सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, कॉन्साइक्लिक है। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ABC एंड D आर कॉन्साइक्लिक। और यही हमें प्रूव करवाना था कि सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि कॉन्साइक्लिक हैं। तो ये प्रूव हो गया है, तो यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपकी थ्योरम नंबर 12 कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन अ सर्कल विद द सेंटर O
सेंट्रल एंगल AOB is 60 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड AB? तो देखो हमें एक सर्कल दिया है और सर्कल का सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, उस सर्कल का रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हमें कोड AB की लेंथ निकालनी है। तो बहुत ही इजी है, डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ कर दो और यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे दो AB। अब इस कोड के अगर एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो ये दोनों रेडियस होंगे, राइट, और दोनों रेडियस 12 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और अब देखो यहाँ पे सेंटर एंगल बन रहा है AOB, और वो AOB कितना है 60 डिग्री से। यही हमें दिया है और हमें कोड की लेंथ निकालनी है, यानी कि AB फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे पहले गिवन लिख दो, गिवन में क्या आएगा, रेडियस 12 सेंटीमीटर है और एंगल AOB जो है वो 60 डिग्री से। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कोड AB, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ द कोड AB हमें फाइंड करना है। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे OA और OB दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पहले यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB OA इज इक्वल टू OB, रीजन लिख दो बोथ रेडियस या फिर रेडाई ऑफ सेम सर्कल। और अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। बेस एंगल इक्वल बोल दो या फिर बोल दें कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ये मेंशन करूंगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, रीजन साथ में लिख दो कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये जो ट्रायंगल है AOB, इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी यही है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर दो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिखा है। और अब देखो हमें ये पता है कि A और B तो बराबर है, तो A की जगह B लिख सकता हूँ या फिर B की जगह A लिख सकता हूँ। तो मैं B की जगह यहाँ पे A लिख देता हूँ। तो देखो B की जगह मैंने A मार्क किया, और जो O है एंगल O यही एंगल है, एंगल AOB। तो ये 60 डिग्रीज था तो मैंने ये 60 डिग्रीज फिल कर दिया। अब देखो A प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 एंगल A हो जाएगा, साथ में प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 60 डिग्री उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्रीज। और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 बाई 2 सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो एंगल A आ गया मेरे पास 60 डिग्री। और अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि A और B दोनों इक्वल हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब ऐसा करते ही हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सारे एंगल 60 डिग्रीज हो गए, और अगर सभी एंगल ट्रायंगल के 60 डिग्री हैं तो ये इक्वलेटर ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे लिख दो नाउ एज एंगल O इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, देन ट्रायंगल AOB इज इक्वलेटर ट्रायंगल। और हमें पता है कि एक इक्वलेटर ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो सो AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये सारे इक्वल हो गए। और हमें देखो AB ही तो निकालना था, तो AB कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दो 10 लेंथ ऑफ कोड AB इज 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कोड लेंथ आ गई, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 says let A and B be 2 points on a circle with the center O। अब देखो क्या दिया है कि एक सर्कल पे A और B 2 पॉइंट्स है और उस सर्कल का सेंटर दिया है O, और इसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, वन बाय वन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल AXB इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल AYB। तो देखो एक सर्कल पे AB पॉइंट तो ऑलरेडी है, सेम साइड पे जहां पे AB है उसकी सेम साइड पे, मान लो वो सेगमेंट है, उसकी सेम साइड पे हम एक्स वाई ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट्स, और हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एंगल AXB और AYB एक दूसरे से डिफरेंट हो जब वो सर्कल के ऊपर ही हो। देखो XYB सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। तो देखो डायग्राम बना के समझते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने विद सेंटर O, इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स लिए AB और इनको ज्वाइन करके एक कोड बना दी, या फिर मैं बोलूँ AB एक लाइन सेगमेंट है, राइट। अब देखो AB के सेम साइड में मैं इस साइड ले रहा हूँ, इस साइड मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए एक्स और वाई, लेट्स से यहाँ पे एक्स वाई मैंने मार्क किया, और अब हमें बनाने हैं एंगल AXB और AYB। तो यानी कि कोड के एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा एक्स और वाई से। तो देखो यहाँ पे ऐसे 2 एंगल्स बनेंगे, और हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये तो हमें पता है कि ये कभी डिफरेंट होंगे नहीं, क्योंकि ये एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट है और सेम साइड पे भी है, राइट। तो हमने ये थ्योरम नंबर 9 के सब पार्ट्स में किया था कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। और ये देखो ना सर्कल के ऊपर ही है, तो ये तो इक्वल होंगे फॉर श्योर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नो सिंस बोथ एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट पे हैं, एंड वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और हमें पता है कि अगर सेम सेगमेंट पे एंगल्स हैं तो वो एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बस ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया है इज इट ट्रू दैट इफ एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल AYB
देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या बोला है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या ये जरूरी है कि एक्स और वाई हमेशा सेम साइड में होना चाहिए, मतलब सेगमेंट की सेम साइड होना चाहिए। तो देखो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था कि ये जो ए एक्स बी है और ए वाई बी है ये दोनों इक्वल होंगे जब ये सेम सेगमेंट पे होंगे और सेम साइड पे होंगे। दोनों सेम साइड पे हैं एक्स और वाई, राइट, और ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों ही इक्वल होंगे। ये हमने अभी किया है फर्स्ट पार्ट में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको यस लिख देंगे, लेकिन आप समझो, देखो एक और केस होता है। अगर मेरे पास मान लो कि ऐसे एक सर्कल हो और सर्कल का मैं ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर दूं, तो हमें पता है ये जो डायमीटर है ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट लूँ x और ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये एंगल क्या होगा, ये 180 का हाफ होगा। हमें पता है कि एंगल जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है देन द एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस। तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा 90 डिग्री, करेक्ट। और अब अगर देखो कि अगर मैं y इस साइड बना दूं तो ये जो एंगल होगा ये भी इसका हाफ होगा जो कि 180 होगा, राइट, तो ये भी 90 होगा। तो अब आप देखो कि ये दोनों एंगल यहाँ पे भी ए एक्स बी और ए वाई बी ये दोनों अभी भी इक्वल हैं, पर क्या अब ये दोनों सेम साइड पे हैं? यहाँ पे x तो इस साइड है और जो y है वो दूसरी साइड है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा सेम साइड ही होने चाहिए। आप देख सकते हो इस बार सेम साइड नहीं है लेकिन फिर भी वो इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू है फॉर श्योर जब जो दोनों सेम साइड में होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट की थ्योरम से ही इक्वल होंगे, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हमेशा सही नहीं होगा, राइट। और आप ये रीजन लिख दो कि एज इफ ए बी इज अ डायमीटर, अगर ए बी एक डायमीटर हुआ तो एंगल सबटेंड जो डायमीटर करेगा किसी भी पॉइंट पे वो एक राइट एंगल होगा। ये थ्योरम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। और अगर ऐसा हुआ तो एक्स और वाई लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90 डिग्री, मतलब अगर वो ऑपोजिट साइड्स में भी होंगे तब भी वो राइट एंगल होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देखो ये दोनों ऑपोजिट थे और दोनों राइट एंगल भी थे, राइट। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सेम साइड पे हो तभी इक्वल हो। तो आप यहाँ पे लिख दो, इक्वल एंगल डू नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। इक्वल एंगल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स और वाई दोनों सेम साइड पे होंगे। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कवर हो गया है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया है इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल। एक्स और वाई दोनों सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे पर ये दोनों एंगल इक्वल है। तो डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू वाई। तो अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूं जो कि ए बी और एक्स से पास हो तो क्या ये श्योर है कि वो वाई से भी पास होगा? देखो क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे क्या दिया है कि एंगल इक्वल है लेकिन दोनों एंगल के ये जो पॉइंट थे एक्स और वाई इस बार सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे। तो हम एक और सर्कल अगर ड्रॉ करें, अगर वो सर्कल ए बी एक्स से पास हो रहा है तो क्या वो सर्कल वाई से भी पास होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। और इसके लिए मैं 3 अलग अलग केसेस कंसिडर करूंगा और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ओके, तो पहले देखो एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ विद सेंटर ओ और यहाँ पे मैं एक कोड बना देता हूँ ए बी, क्योंकि देखो ये तो फिक्स है कि ए और बी हमेशा सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। अब उसने बोला है कि एक्स और वाई जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो एक्स और वाई कहीं बाहर लेके यहाँ पे ऐसे एंगल बना दो। देखो एक्स के लिए मैंने ऐसे एक एंगल बनाया, एक वाई के लिए एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि अगर कोई और सर्कल ड्रॉ करूं जो कि ए बी से तो पास होगा ही और एक्स से भी पास हो रहा है, तो क्या वो वाई से भी पास होगा? फॉर श्योर ये होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, ये दोनों एंगल ए बी की सेम साइड में लिए हैं। तो एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट की थ्योरम से अगर ये ए बी किसी और सर्कल की कोड हो तो वो सर्कल जो होगा वो एक्स और वाई से पास होगा फॉर श्योर, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो अब इस सर्कल के लिए आप देख लो कि ए बी इसके लिए कोड है, ये दोनों एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट है और देखो एक्स और वाई से सर्कल पास हो गया है। तो ये किस थ्योरम के कारण वैलिड हुआ है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट के कारण हुआ है। और ये केस क्या है कि जब एक्स और वाई सेम साइड में है ए बी के, राइट। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे ए बी पॉइंट लेके मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार मैंने ए बी को डायमीटर कंसिडर नहीं किया, राइट, लेकिन ए बी देखो सर्कल के ऊपर ही है। अब जो एक्स और वाई है वो दोनों इक्वल जरूर होंगे लेकिन वो सर्कल के ऊपर नहीं है। तो देखो एक्स के लिए मैंने ऐसे एक एंगल बना दिया और वाई के लिए मैं ऐसे नीचे एंगल बना देता हूँ। अब अगर ये एंगल दोनों मान लो राइट एंगल्स हुए तो फिर मैं इसमें से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ और आप देख सकते हो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है फॉर श्योर। और ये ए बी इस सर्कल के लिए जो भी मैंने ड्रॉ किया ये वाला सर्कल, इसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अभी भी देख लो ये दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन सर्कल अगर ए एक्स बी से पास हुआ तो वाई से भी पास हो रहा है, राइट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री थे, यानी कि सम क्या था, 180 डिग्रीज था। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसीलिए ए एक्स बी वाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ और ये सर्कल चारों पॉइंट से पास होगा, राइट। अब थर्ड केस कंसिडर करते हैं। देखो एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक कोड ड्रॉ की ए बी। अब मान लो यहाँ पे कहीं एक्स मान के मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ
और ऐसे ही सेम एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ भाई, और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के। अब देखो ये इक्वल तो ज़रूर है, लेकिन ये 90-90 नहीं है, ये कोई और मेजर हो सकता है, लेट्स से 60-60 है, 50-50 है। तो अगर ये 60-60 हुए, 50-50 हुए, इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या ये 180 डिग्रीज होंगे? नहीं होंगे, ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। और अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं ए एक्स बी से, वो वाई से पास होगा ही नहीं, राइट। आप देख लो कि अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, वो वाई से पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार ए एक्स बी वाई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं बना रहा था। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों इक्वल हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सर्कल ए एक्स बी से पास हो रहा है तो वो वाई से भी पास होगा। देखो फर्स्ट दो केसेस के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन थर्ड कंडीशन से हमने उसको गलत साबित कर दिया, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि सेम साइड कंसिडर करना है या ऑपोजिट साइड कंसिडर करना है या राइट एंगल लेना है, तो मतलब हमें ओवरऑल कंक्लूजन देना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम यस नहीं लिख सकते, तो आप लिख दोगे नो, इट इज ओनली गारंटेड इफ एक्स एंड वाई आर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन ए बी। हम इसकी गारंटी तभी ले सकते हैं जब पॉइंट एक्स और वाई सेम साइड पे होंगे, यानी कि जो फर्स्ट केस था, हम तब बोल सकते हैं कि अगर सर्कल ए एक्स बी से पास हो रहा है तो वो वाई से भी पास होगा। और ऑपोजिट एंगल्स के लिए हम क्लियरली कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब वो राइट एंगल्स है तब तो वो वैलिड है, लेकिन जब राइट एंगल के अलावा कोई और एंगल आ जाएगा तब वो वैलिड नहीं होगा, करेक्ट। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड एक्स। देखो इसमें हमें सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं, और हमें ये एंगल निकालना है एक्स एंगल। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि हेयर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ना, ये x और ये जो 100 है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स ही हैं। तो वो पहले रीजन आप यहाँ पे लिख दो कि वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे ऑपोजिट एंगल क्या है, एक तो एंगल बी है और दूसरा एंगल डी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो देन एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारा x है और एंगल डी हमारा 100 है, तो यहाँ लिख दो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 उधर ले जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्रीज आ गया। और 180 में से 100 माइनस करूंगा तो x आ जाएगा 80 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो, और इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।